आपका इस लाइव में स्वागत है। आज हम एक नए डॉक्टर के साथ आए हैं और आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनका टॉपिक है यूटीआई। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस, जो विंटर्स में और समर्स में हम लोगों को बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। चलिए, डॉक्टर समीक्षा ने हमें ज्वाइन कर लिया और आज के स्पीकर हमें जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। हेलो डॉक्टर समीक्षा। हेलो। आपका बैक कैमरा ऑन है, शायद आप चेक करो। ओके, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ठीक है, आप सुनाइए। बस बढ़िया। बस डॉक्टर जगत आ जाए। ओके। अच्छा टॉपिक चूज किया है डॉक्टर जगत ने। हाँ। आ रहे हैं। हाँ जी। डॉक्टर जगत, आपका बैक कैमरा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ सेट। हाँ जी। इसमें हाँ जी, हो गया। हेलो, हाँ जी डॉक्टर जगत, गुड आफ्टरनून। हेलो गुड डॉक्टर जगत। आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो। चलिए, आज वैसे ही हम थोड़ा लेट हो गए तो मैं स्टार्ट करें। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, करते हैं, स्ट्रेट स्टार्ट ही करते हैं। वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, मैं जरा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दूं और वेलकम कर लूं मैं आपको। वेलकम एवरीवन। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर जगत पाल and he is a homeopathic practitioner based in Shri Ganganagar with over 20 years of clinical experience. He completed his BHMS from Baba Farid University of Health Sciences in 2003. He provides treatment for conditions such as prostate enlargement, urinary tract. Dr. Jagat is also a certified postgraduate in applied nutrition from Jamia University, allowing him to incorporate nutritional guidance into his holistic approach to patient care. Welcome, Dr. थैंक यू सो मच। हैं डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्रोनिक यूटीआई क्या है और सिंपल यूटीआई और रिकरेंट यूटीआई में मेनली और एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, क्रोनिक यूटीआई जब हम मानते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन जब बार बार किसी को होती है और सिंपल वे में जो नॉर्मली हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं कोई भी, उससे जो इरेडिकेट हो जाती है, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट प्लान आपका कोई काम नहीं करता है और आपको बार बार यूरिन के लिए डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। उसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक यूटीआई। यूजुअली जब साल में 4-5 बार से ज्यादा आपको अटैक आता है इस तरह का, लाइक आप 15 दिन सही रहे, फिर 5 दिन अटैक आ गया, फिर 15 दिन सही रहे, तो हम केस को मान सकते हैं कि ये क्रोनिक यूटीआई आपका हो गया। देखिए, रिकरेंट यूटीआई और क्रोनिक यूटीआई में लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि प्रॉब्लम आपकी हमेशा बनी ही रहती है क्रोनिक यूटीआई में। रिकरेंट में ऐसा ये हुआ कि आपको 3 दिन के लिए प्रॉब्लम हुई, आपने ट्रीटमेंट लिया, आपकी प्रॉब्लम सही होगी, 2 महीने बाद फिर 2 दिन के लिए प्रॉब्लम हुई, ट्रीटमेंट लिया, सही होगी। लेकिन जो बीच के दिन है ना, वो बिल्कुल आपके 100% आप एकदम ओके फील करते हो, तो हम उसको मान सकते हैं कि रिकरेंट है ये। लेकिन क्रोनिक यूटीआई में थोड़ा सा ये रहता है कि बीच के जो दिन है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी बनी रहती है। यानी कि कहीं भी बात चलती है, किसी के साथ आप प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हो, तो आप ऐसा बोलते हो, हाँ हाँ थोड़ा मुझे भी रहता है। ये जो थोड़ा रहता है और फिर 2 महीने थोड़ा रहा और फिर 15 दिन के लिए एकदम से ज्यादा हो गया, फिर 2 महीने थोड़ा रहा, तो ये जो थोड़ा थोड़ा बना रहता है ना, इसको हम लोग मानते हैं कि ये क्रोनिक आपका यूटीआई है। जैसे बाकी की प्रॉब्लम क्रोनिक होती है, जैसे क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम है, तो उसमें कभी भी पूरा ठीक नहीं होते आप, थोड़ा बहुत इचिंग वगैरह का या पैचेस वगैरह बने रहते हैं, बीच में कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन आप 100% उसको खत्म नहीं होता है, तो उस स्टेज को हम क्रोनिक बोलते हैं। तो यूटीआई में भी यही है कि क्रोनिक तभी बोलेंगे जब बार बार आपको बनी हुई है और थोड़ा थोड़ा आपको हमेशा ही रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर यूटीआई बार बार हो रहा है तो ये सिर्फ इन्फेक्शन है या बॉडी के डीपर इम्बैलेंस, जो हम होम्योपैथी में वर्ड्स बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं डीपली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा कुछ होता है? देखिए, जी बिल्कुल होता है। इन्फेक्शन भी तभी आपको बार बार होता है कि जब आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती है। जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी कितना भी इम्यून क्यों ना हो, हमारी बॉडी का कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, इन्फेक्शन हमारे ऊपर अटैक कर ही जाता है।
अगर मतलब इन्फेक्शन का सोर्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, लाइक नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है या हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कंप्रोमाइज्ड है, जो कि हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे क्यों हो सकता है, तब क्या होगा कि तब हमारे ऊपर इन्फेक्शन नॉर्मली जो लोगों को अटैक नहीं करता, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है उनको जल्दी अटैक करता है। हम डॉक्टर्स पे बात कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं तो हमारे पास तो हर तरह के पेशेंट आते हैं, और जब हमारी क्लिनिक में वो पेशेंट इंटर करते हैं वहां से लेकर के जाने तक वो सारी इन्फेक्शन यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। क्लिनिक में आने के बाद में जुकाम का पेशेंट है तो वो स्नीजिंग भी करता है, टच भी करता है, कभी नाक पहुंचता है, कभी आपके टेबल पे हाथ रख देता है। इसी तरह से दूसरे जो पेशेंट्स आते हैं, तो हर तरह की इन्फेक्शन क्लिनिक में आती है। तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वाले सोर्सेज है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन ज्यादा है, और ऐसे सोर्सेज में अगर हम इन्फेक्शन कैच करते हैं या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन इजीली कैच कर लेता है मान लो, लेकिन उसको वो रोज कैच कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, तो इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा कंप्रोमाइज है। और जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं है, तो इतनी सारी इन्फेक्शन होने के बाद में भी जरूरी तो नहीं कि सबके सब डॉक्टर शाम को बीमार होकर घर जाते हैं। इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक है। तो जिसका ठीक है उसको बार बार अटैक नहीं होगा, जिसका ठीक नहीं है उसी को बार बार अटैक होता है। डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो मतलब इग्नोर कर देते हैं लोग और वो बाद में क्रॉनिक यूटीआई में बदल जाता है? देखिए, सबसे पहले अर्ली साइंस तो यही है कि जो यूरिन में बर्निंग वगैरह आपकी होती है, तो और जो आपको फ्रीक्वेंसी और बर्निंग दो सिम्टम, और साथ में लोअर एब्डोमेन में पेन, ये तीन सिम्टम अगर आपको बार बार आ रहे हैं और लाइक 1 महीने 2 महीने 3 महीने के दौरान अगर आपको 2-3 बार आ गए हैं, और आपने अगर पुख्ता उसका इंतजाम नहीं किया, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया आपने, कोई भी आप ट्रीटमेंट सिस्टम में बिलीव करते हो, अगर उसका पूरा आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपकी वो प्रॉब्लम है आपकी परमानेंट बनने वाली है, और फिर आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन से तंग करने वाली है बार बार। ये अर्ली साइंस है जी। और क्या कारण रहते हैं जो यूटीआई हो जाता है? हाँ, तो क्या है कि मैं थोड़ा सा किताबों से हट करके बात करूंगा, थ्योरी से हट करके, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। देखिए, यूटीआई कॉमन जो आज के दिन जो प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग ये मानते हैं या यूजुअली देखा जाता है यूजुअली कि यूटीआई की प्रॉब्लम तो फीमेल की प्रॉब्लम है, और है भी ये सही। 70-80% केसेस फीमेल से रिलेटेड होते हैं और 20-30% केसेस जो है वो मेल से रिलेटेड होते हैं। तो हम दोनों चीजों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल को यूटीआई प्रॉब्लम क्यों होती है। जो छोटा सा कारण लगता है लेकिन वो सबसे बड़ा कारण है, वो है जो यूरिन की जो आपकी अर्ज है ना, उसको सप्रेस करके रखना। हमारा जो खास करके इंडिया में जो हमारा जो घर से बाहर निकलने का जो सिस्टम है, वो ऐसा है नहीं कि हमारे यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह सेटअप नहीं अच्छे तरीके से। इवन के शोरूम्स वगैरह पे और सब जगह भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आज से 30-40 साल पहले क्या होता था कि वुमन जो है वो काम के लिए, शॉपिंग के लिए घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। तो जब भी उसको अर्ज होती थी यूरिन पास करने के लिए, तो अपने घर में टॉयलेट्स उसके लिए एक्सेस करना इजी रहता था। दिन में 2 बार यूज करना हो या 20 बार यूज करना हो, तो वो अपना एक्सेस हो जाता था। लेकिन जब से वुमन बाहर निकलने लगी है, बच्चों को कोचिंग से लेकर के आना है, बच्चों को कोचिंग छोड़ने जाना है, शॉपिंग करने के लिए जाना है, घर का कुछ सामान लेने के लिए जाना है, इवन के कुछ और जैसे खुद की जॉब करने के लिए जाना है, एक और काम के लिए जाना है जहाँ घंटे 2 घंटे, अभी तो जैसे ऑनलाइन बिल भरने लग गए, लेकिन पहले वुमन बिल भी भरवाने जाती थी, हस्बैंड को टाइम नहीं है, फैमिली मेंबर को टाइम नहीं है, तो वो जाके क्यू में खड़ी हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको यूरिन रोकना पड़ता है। इवन के बसेस वगैरह में हम ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि जब अगर ऐसी बस 1-2 बार रुकती है बीच में कहीं, कि भी चलो ठीक है, किसी को अगर अर्ज है तो आप यूरिन कर लो, तो मेल के लिए तो बड़ा इजी होता है, लेकिन फीमेल के लिए इजी नहीं होता है। तो हम बचपन से लड़कियों को सिखाते हैं कि तुझे यूरिन रोक करके कैसे रखना है, मतलब 2 घंटे 4 घंटे बाहर रहेगी तुम। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन यूटीआई की। मेरे पास में फीमेल पेशेंट्स आती है तो मैं पूछता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कब से है, कब स्टार्ट हुई, तो फिर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ कि क्या ऐसा था, तो कहते अक्सर ऐसा होता है। हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, शोरूम वगैरह तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन यूरिन की कोई वो नहीं है।
तो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक भी यूरिन रोक करके रखते हैं अर्ज होने के बाद में भी, तो वो सबसे बड़ा कारण है यूटीआई होने का। इसके अलावा जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल के अंदर होता है, वो बड़ा कारण है। हाइजीन बहुत बड़ा कारण है, साफ सफाई का। हमारे यहाँ पे साफ सफाई का माहौल नहीं है, ठीक है। पैड वगैरह की आपको पता ही है कि एक्सेस जो है वो कितनी फीमेल तक, एक प्रीमियम लोगों तक ही पैड की एक्सेस है। बाकी जो आम तबका उसके उसको तो पता ही नहीं कि पैड क्या चीज होती है। और पैड मिलते भी हैं, कहीं कहीं सरकार बांटती भी है, या जिनकी एक्सेस भी है, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली पैड पैड चेंज करना है उसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से फीमेल को यूटीआई की प्रॉब्लम कॉमन हो रही है। इसी तरह मेल में एक तो यही कारण है यूरिन रोक के रखना। इसके अलावा हाइजीन का भी मेल का बहुत बड़ा कारण है। बाकी दवाइयां वगैरह जो हमारी चलती है उससे भी क्या है कि यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम अननेसेसरी कोई एंटीबायोटिक खाते हैं लंबे टाइम तक, जैसे आपने निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक लिए, ठीक है, और ये आपको कोई गला खराब रहता है, आप फ्रीक्वेंटली जाके मेडिकल स्टोर से 2 4 5 गोलियां आप खा लेते हो, उससे भी क्या होता है कि हमारे बॉडी का बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से भी आपको यूरिन की इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और भी बहुत सारे कारण है, लंबी लिस्ट है, कॉन्स्टिपेशन है, आप हाइजीन नहीं रखते हो, दवाइयों का जैसे मैंने बताया साइड इफेक्ट है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप सेक्सुअली अगर पार्टनर्स चेंज करते रहते हो फ्रिक्वेंटली, या और इस तरह के कारण हैं कई जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। पानी कम पीना भी एक कारण रह सकता है। पानी कम पीना कारण है, लेकिन पानी ज्यादा पीना भी कारण है। मैं पानी के टॉपिक पे बाद में बोलने वाला था अलग से, कि लोगों ने क्या कर रखा है कि पानी के ऊपर ऐसा बना रखा है कि पानी तो जितना हो सके ना उतना पीना ही चाहिए। जो लोग अवेयर नहीं है, आजकल ऑलमोस्ट सब लोग पानी के लिए अवेयर हो गए हैं, ठीक है, तो पानी लोग पीते रहते हैं। अब ज्यादा पानी पीना भी यूटिलाइज कर सकता है आपको, मैं ये बताना चाहता था। कम पानी पीना तो करना ही करता है, डिहाइड्रेशन आप रहता है, लेकिन ज्यादा पानी पीना भी आपको यूटिलाइज दे सकता है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से भी आपका जो यूरिन है उसका सारा कंसंट्रेशन जो है ना वो अल्टर हो जाता है, और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये चीज है। ओके। और तो मेल यूटीआई भी उतना सीरियस है जितना कि फीमेल में यूटीआई का प्रॉब्लम है? मेल यूटीआई ज्यादा सीरियस है मेरे हिसाब से। इवन कि चलो हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मेल यूटीआई भी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से, जैसे फीमेल यूटीआई है तो हम अगर माने तो बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि हम डॉक्टर लोग ही मान रहे हैं फीमेल यूटीआई को प्रॉब्लम, बाकी कोई मानता नहीं है। मतलब घर में ऐसा होता है लोगों के, जैसे मेरे पास में कोई वुमन आती है 30 40, तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपके घर में भी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, कभी आपने डिस्कस, जैसे बताती हैं कि मेरे को तो डॉक्टर साहब बहुत टाइम से है, 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आपके घर में भी किसी को प्रॉब्लम थी। हम होम्योपैथिकली थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि इसकी फैमिली में भी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है क्या। यूजुअली क्या होता है कि यूटीआई के सिम्टम और दूसरी बीमारियों के सिम्टम भी वो साथ में लेकर के आते हैं, जैसे पीरियड की प्रॉब्लम है या हेडेक है कुछ है, तो हम थोड़ा सा पीछे का जानना चाहते हैं कि फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम रही है क्या। तो वो बोलते क्या मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम है ये। तो हम पूछते हैं कि फिर आपकी मम्मी को प्रॉब्लम है तो क्या आपने ट्रीटमेंट के लिए कुछ डिस्कस किया ऑन दोज डेज, लाइक जब वो उनको पहले से प्रॉब्लम है 10 15 साल से। तो वो कहती मम्मी कहती कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम है ये, तो तू भी चिंता मत कर, मैंने भी कभी चिंता नहीं करी। तो ये कंसर्न है फीमेल का। तो हम मानते हैं डॉक्टर लोग कि फीमेल के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद नहीं मानती कि मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम, उनको लगता है कि ये तो चलता है। और मेल के लिए भी यही है कि मेल को लगता है चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, आई डोंट नो कि अदर पार्ट ऑफ इंडिया में यूज होता है कि नहीं होता, गर्मी लग गई। तो लोग क्या कहते हैं कि जब यूरिन में प्रॉब्लम होती है तो दे यूज टू से लाइक गर्मी लग गई। तो गर्मी लगने को वो गर्मी में एक बार क्या होते हैं कि जैसे स्किंजी वगैरह बना करके पीते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेता है, सोडा पी लेता है, जो लोग कुछ जैसे अल्कोहल वगैरह बेवरेज वगैरह लेते हैं तो बियर वगैरह पी लेते हैं, मेल वगैरह की आदत होती है कि गर्मी लगी। तो वो मानते ही नहीं है कि ये एक इन्फेक्शन है जो बार बार हो रही है, वो ये मानते हैं कि गर्मी लग गई। तो प्रॉब्लम तो दोनों के लिए ये सीरियस है। अगर ये बढ़ जाती है तो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, प्रोस्टेट को इफेक्ट करती है मेल के अंदर जैसे, और ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन करके काफी कुछ होता है इसमें।
डॉक्टर साहब हम मेल यूटीआई की बात कर रहे थे, तो जी जी क्रोनिक जी। यूटीआई का प्रोस्टेट से क्या कनेक्शन है? क्रॉनिक यूटीआई का प्रोस्टेट से यही कनेक्शन है कि प्रोस्टेट हमारा जो मेल के अंदर जो ग्लैंड है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। यूरेथ्रा और ब्लैडर जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहां पे प्रोस्टेट होता है, और नीचे जो टेस्टिकल्स वगैरह से सेमिनल वेसिकल्स वगैरह निकलते हैं वो सारा कनेक्शन होता है वहां पे। एक तरह से वो जंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है। तो मेल यूटीआई अगर बार बार इन्फेक्शन होती है तो बड़ा इजीली जो है ना वो इन्फेक्शन प्रोस्टेट के अंदर पहुंच जाता है। और प्रोस्टेट एक हार्ड टिश्यू है, उसके अंदर एक बार इन्फेक्शन पहुंचने के बाद में इट इज वेरी हार्ड टू इरेडिकेट। मतलब एक बार प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया ना तो फिर उससे पीछे छुड़ाना मेल के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज जो है 30-40 ईयर्स के मेल के अंदर प्रोस्टेटिस जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, लेकिन उनको नहीं पता होता। जैसे मैंने बताया कि वो नॉर्मली यूटीआई होता है तो उसको बोलते हैं भी गर्मी लग गई, तो उनको प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी लगता है कि गर्मी लग गई, लेकिन वो प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन होने की वजह से इन्फेक्शन के बाद जैसे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन का एक साइन होता है, तो ये सारी चीजें करके और बाद में बहुत सारे इफेक्ट करती है। जैसे यूरिन में मतलब दिक्कत रहने लगी, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। और मेरे पास जैसे ज्यादातर हम केसेस देखते हैं तो उनमें ये देखते हैं कि प्रोस्टेट में जब इन्फेक्शन हो जाती है तो सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हाई ग्रेड फीवर लाइक 102 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आता है, और 5-10 दिन के लिए सारा कुछ सिस्टम सारा बॉडी का एकदम से लैक्स हो जाता है कि बस बेड पे पड़े रहो। 104 डिग्री बुखार में आदमी तप रहा है, 4-5 दिन एंटीबायोटिक खाता है, फिर ठीक होता है, और 5-10 दिन बाद में फिर से वही कंडीशन आ जाती है। तो एक बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन पहुंच जाती है ना तो और ज्यादा उसको खराब करती है। जी। ठीक है जी। तो बच्चों में बार बार यूटीआई होने का क्या रीजन होता है, और पेरेंट्स को कौन बट कौन से वार्निंग साइंस को अपने माइंड में रखना चाहिए? जी जी, देखिए बच्चों में भी कॉमन है प्रॉब्लम यूटीआई की। और जैसे बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन तो ये सिम्टम होता है कि पेरेंट्स आकर के बताते हैं कि ये जब वॉशरूम जाता है ना हमारा बच्चा तो ये रोता बहुत है। छोटा बच्चा जो अपने मुंह से बात नहीं बता सकता, 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का जो बच्चा है, कहता है ये जब वॉश मतलब यूरिन पास करता है तो ये रोता है। या फिर जैसे कि और सिम्टम वार्निंग साइंस आपने बताए तो एक तो यही हो गया कि ये रोता क्यों है, ठीक है, तो वो साइन हो गया। दूसरा क्या कि अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे टच कर करके मम्मी की तरफ मम्मी को बताते हैं कि भी टच करके और रोते हैं, तो इसका मतलब ये कि उनको दर्द हो रहा है वहां पे, ये भी एक वार्निंग साइन है। तो ये कुछ है कि उससे आपको देखना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा वॉशरूम के टाइम रोता क्यों है, प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करके करता क्यों है। दूसरा फीमेल के अंदर देखें हम तो जैसे डिस्चार्ज वगैरह की प्रॉब्लम अगर साथ में आ रहा है, साइन आ रहा है कि वेजाइनल डिस्चार्ज है छोटे बच्चों को, प्लस अगर उसको यूरिन पास करते टाइम अगर बच्चा रोता है तो ये क्लियर कट साइन होता है कि आपके बच्चे को यूरिन में भी इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन वेजाइना तक भी आपके पहुंच गई है। और जो अब आपने बताया कारण क्या होते हैं, तो बच्चों का भी यही कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है यूरिन रोकने का। बच्चे जैसे गेम खेलते हैं, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, आपने बोला कि सिर्फ आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा आपको, इतने में खेल लो। अब उसको ये कि आधे घंटे में मोबाइल मिला, इसी दौरान उसको वॉशरूम भी अर्ज हो गया, यूज मतलब यूरिन की अर्ज होगी, तो वो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, उसको पता है कि बाद में तो ले लेंगे वापस। या बच्चा खेल रहा है मान लो, या बच्चा जैसे मान लो बस में बैठा हुआ है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आपने बच्चे को पूछा ही नहीं, आप 4-6 घंटे का ट्रैवल कर रहे हो, आपने घर से वॉशरूम यूज करके आप निकले हो, तो आपको लगता है कि मुझे तो अर्ज हो ही नहीं, तो आपने बच्चे से पूछा ही नहीं, छोटा बच्चा है 2 साल का 3 साल का, कि आपको भी जाना है कि नहीं जाना है वॉशरूम। तो वो भी एक कारण होता है बच्चे का। बाकी डाइट वाइट का भी कारण हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा कारण है, और जैसे मैंने बताया हाइजीन बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी क्या होता है माँ बाप के पास में इतना टाइम नहीं होता, वो छोटे बच्चों को तो पूरा नहलाते धुलाते हैं, लेकिन 3-4-5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा कहता है मैं अपने आप शावर ऑन करके मैं नहा लूंगा। तो वो उस टाइम ना तो ऐसी एज होती कि उसको समझ होती है, ना ऐसी एज होती कि माँ बाप उसको नहलाएं। और 8-10 साल का बच्चा तो बहुत अवेयर हो जाता है कि वो शाई फील करता है अपने मम्मी पापा से नहाने से। उस टाइम वो ना तो अपना हाइजीन प्रॉपर तरीके से रखता है और ना उसको नॉलेज होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में यूटीआई होने का। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये क्रोनिक यूटीआई जो है ये मेल इम्पोटेंसी या सेक्सुअल वीकनेस का कॉज भी बन सकता है? बिल्कुल काज बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि जब ये इन्फेक्शन जब प्रोस्टेट में पहुंच जाती है तो उसके बाद में ये
इम्पोटेंसी का भी कारण बनता है और इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से अगर सेमिनल फ्लूइड जो है आपका वो इफेक्टेड होता है, वो उसकी कंसिस्टेंसी इफेक्टेड होती है, उसका पीएच बैलेंस अगर इफेक्टेड होता है तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। अगर इन्फेक्शन टेस्टिस वगैरह में पहुंच जाए तो वहां भी आपका सारा सिस्टम जो है इफेक्टेड होता है। टेम्परेचर इवन के इफेक्टेड हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, तो इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है, इम्पोर्टेंसी की भी प्रॉब्लम उससे आ सकती है, जो कि आती ही है। कितने हम केसेस देखते हैं जिनको क्रॉनिक यूटीआई होता है, तो वो शुरू में ट्रीटमेंट क्लिनिक में जब एंटर करते हैं तब वो बात करते हैं कि मुझे यूरिन की प्रॉब्लम है, लेकिन जब एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर हम उनसे पूछते हैं कि और सिम्टम क्या है और अच्छा इसके अलावा कुछ और भी आपको दिक्कत है क्या, तब वो ये प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे को इस तरह की भी प्रॉब्लम है, जो कि क्लियर कट साइन है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर जी। समीक्षा। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जो रिकरेंट यूटीआई जो है वो मैरिड लाइफ या सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और इमोशनल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। इवन के हमारे पास डॉक्टरों के पास एक वर्ड है हनीमून सिस्टाइटिस, तो ये इन्फेक्शन होने के साथ ही शुरू हो जाता है। मतलब अगर कांटेक्ट में आता है कोई पर्सन और एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो जाती है, और वो हनीमून सिस्टाइटिस हम लोग यूज करते हैं, यानी कि सिस्टाइटिस में ब्लड में इन्फेक्शन होना, तो वो इम्पैक्ट करता है। आप एक बार सवाल रिपीट करेंगे, आपका आपने पूरा सवाल क्या पूछा था? कि रिकरेंट यूटीआई जो है उससे मैरिड लाइफ पर या सेक्सुअल कॉन्फिडेंस कम होना या इमोशनल वेलबींग हाँ, पर्सन की इफेक्ट जैसे होती है? जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे मेल के अंदर इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसका इम्पोर्टेंसी वगैरह का असर आ जाता है। इसी तरह से फीमेल में अगर मानो इन्फेक्शन है यूटीआई, और उसी यूटीआई की वजह से ही वेजिनाइटिस वगैरह है या दूसरी तरह के इन्फेक्शन को स्प्रेड हो गए आसपास में, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह में भी उसको दिक्कत आती है, पेन की भी प्रॉब्लम आती है, और इमोशनली तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो इमोशनली, हम दूसरी जैसे बीमारी आती है तो हमारे इमोशंस पे बहुत फर्क पड़ता है, और ये यूटीआई वाला जो है ना ये ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइक आपके पास, आपको अगर खांसी आ रही है तो आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हो कि यार तुम्हें खांसी आ रही थी तो तुमने किस डॉक्टर से इलाज कराया, मुझे भी कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। लेकिन जो यूटीआई की प्रॉब्लम है तो हम इतना फ्रीक्वेंटली किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं, खास करके इस एज में जो सेक्सुअली एक्टिव एज होती है, लाइक 20 साल से लेके 40-50 साल तक की एज होती है, तो हम थोड़ा सा उस चीज को भी अवॉइड करते हैं, हर एक के साथ डिस्कस भी नहीं करते हैं कि मुझे यूरिन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे टेस्टिस में पेन होता है या मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। तो जब आपके पास प्रॉब्लम है लेकिन आप उसको किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे, ना अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहे हो ना अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका इमोशंस के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, और फिर आप थोड़ा सा रिजर्व रहने लग जाते हो, किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हो, तो उसका इफेक्ट आता है। ओके, जी तो यदि क्रॉनिक यूटीआई को इग्नोर किया जाए तो उसका ओवरऑल इफेक्ट और किडनीज पर भी इफेक्ट आता है? बिल्कुल। जैसे बच्चों में जब यूटीआई होता है तो हम एक और कारण को डिस्कस करते हैं, जैसे कि वेसिको यूरेट्रो रिफ्लेक्स, मतलब टर्म यूज होती है कि उसमें क्या होता है कि आपके ब्लेडर से ही ऊपर जंक्शन जो यूरेट्रस का है वहां पे बाई बर्थ आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो वाल्व पूरे काम नहीं करते तो इन्फेक्शन ऊपर पहुंच जाती है, तो वो बच्चों में भी किडनी की इन्फेक्शन हो सकती है। इन द सेम वे, मेल हो या चाहे फीमेल हो, अगर आपको क्रोनिक यूटीआई रहता है तो आपकी बॉडी पे इन्फेक्शन के अलग अलग असर आ सकते हैं। जैसे कि अगर फीमेल है, यूटीआई हुआ है और उसके साथ में यूटीआई की इन्फेक्शन, फिर वेजिनाइटिस इन्फेक्शन हो गई है, तो आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकती है, सर्वाइकल इन्फेक्शन बन सकती है, फ्लोपियन ट्यूब तक इन्फेक्शन चली जाती है, जिसकी वजह से फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और इनफर्टिलिटी वगैरह हो सकती है। ये प्रॉब्लम आती है फीमेल के अंदर। इसी तरह से मेल के अंदर जैसे हमने बताया है कि मेल के अंदर जैसे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन पहुंच गई, प्रोस्टेट से फिर आपका यूरिन रुकने लग गया, प्रोस्टेट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो आप यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं कर पा रहे हो, उसकी इन्फेक्शन फिर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गई है। ये भी काफी हद तक देखा गया कि ऐसा हो जाता है। इवन कि आप यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है ना वो थिक हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से, तो वो वॉल थिक होने से आपका यूरिन का ब्लैडर पूरी तरह से कंट्रैक्ट
करना बंद कर देता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो खराब हो जाती है। तो फिर आपका एक बार अगर क्रोनिक यूटीआई हो गया, आपने खैर बाद में ट्रीटमेंट वगैरह लिया, ठीक भी हो गया, यूटीआई ठीक हो गया, लेकिन ब्लैडर की वॉल अगर आपकी थिक हो गई, जिससे कि ब्लैडर की वॉल्स की कॉन्टेक्ट करने की पावर अगर खत्म हो गई है, आपको यूरिन के लिए प्रॉब्लम आएगी कि आपको यूरिन का फ्लो नहीं बनेगा, या आपको यूरिनरी इनकंटिनेंस भी हो सकता है, यानी कि यूरिन बीच में लीक करना। और ये बहुत बड़ा यूरिन लीक करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। आप ये देखोगे, आज से 20-30 ईयर्स बैक जो है ना, जनरल स्टोर वगैरह पे जाते थे, मेडिकल स्टोर पे जाते थे, तो बच्चों के डायपर बड़ी मुश्किल से मिलते थे, कोई कोई रखता था 40 साल पहले। लेकिन आज क्या है कि वो जाते आप डायपर मांगो तो वो पूछेगा कि बड़ों के चाहिए बच्चों के चाहिए। तो बड़ों के डायपर की भी सबसे बड़ी जरूरत पैदा हो रही है, क्योंकि लोगों को यूरिन लीक करने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो यूरिन लीक वाली प्रॉब्लम में यूजुअली फीमेल तो डिस्कस ही नहीं करती है, लेकिन जब आप एज ए पेशेंट आपकी कैबिन में कोई एंटर करता है, आप डिटेल में पूछते हो, तो मेल के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है यूरिन लीक करने की, और ये क्रोनिक यूटीआई की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी और क्रोनिक यूटीआई की, तो जी इम्यूनिटी जी। वीक होने के क्या क्या कॉजेज और हो सकते हैं? जैसे पहला पहला काज तो मैंने इम्यूनिटी वीक होने का फीमेल के अंदर जैसे बताया था कि हार्मोन इम्बैलेंस जब हो जाता है ना, तो हम्म। जो यूरिनरी एंड सेक्सुअली सिस्टम जो है पूरा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस हार्मोन का जो है वो हमारे पर्टिकुलर उस एरिया के इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस रखता है। जब हार्मोन अगर उसके चेंज हो रहे हैं, लाइक मेनोपॉज की एज में चेंज होते हैं हार्मोन, तो इम्यून सिस्टम भी उसका खराब हो जाता है। अगर हार्मोन में फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो इम्यून सिस्टम का भी फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। इसी वजह से मीनोपॉज एज के अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन है, लाइक 70-80% वुमन को ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी इम्यूनिटी कम होने का, तो एक और बड़ा कारण है इम्यूनिटी कम होने का, जो हमारी बॉडी, हमारी जो डाइट खराब हो गई है। ठीक है। तो डाइट में वाइटामिन वगैरह प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जैसे वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, बी, इवन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाइटामिन, पुअर वाइटामिन वाली जो डाइट है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। फिर इम्यूनिटी कमजोर होने का एक और कारण है, जो हम इलिटरेट होकर के और दवाइयां यूज करते हैं। थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ दवाई खा ली, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ दवाई खा ली, प्रॉपर देखा ही नहीं कि वाकई में ये बैक्टीरियल ओरिजिन है कि नहीं है। मतलब आपको वायरल बुखार हुआ है, वायरल की वजह से जुकाम बुकाम हुआ है, आप जाकर के 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स आप खा लिए हो जाकर के। और कोई कोई तो डबल एंटीबायोटिक खाता है, लाइक गले वाली अल्थ्रोसिन एक एंटीबायोटिक चलती है कि मैं ये भी खा लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ, तो दो एंटीबायोटिक आप खा रहे हो। और कई डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, तो 2 तरह के एंटीबायोटिक खा रहे हो। आपको एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को अल्टर करती है, या कोई ऑलरेडी जैसे एचआईवी वगैरह की इन्फेक्शन है किसी को, या हेपेटाइटिस सी वगैरह की इन्फेक्शन है, या कोई और वायरल इन्फेक्शन उसको हो रखी है बॉडी में, जिसके लिए वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह ले रहा है, उससे भी उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो खराब हो सकता है। तो ये कई सारे कारण रहते हैं इम्यून सिस्टम खराब होने के। डॉक्टर समीक्षा? सर, तो ये यूटीआई को डायग्नोज करने के लिए क्या पर्टिकुलर टेस्ट रहेंगे? जी, यूटीआई को डायग्नोज करने का सबसे पहला टेस्ट तो सिम्टम्स है। ठीक है, कि आपके अगर यूरिन में बर्निंग वगैरह होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन वगैरह होता है, कभी इनकॉन्टिनेंस का साइन है, तो आप उसको देख सकते हो। दूसरा, अगर यूरिन का कलर आपका अल्टर हो गया ज्यादा, उसको भी आप कर सकते हो। तो एक तो साइन एंड सिम्टम से आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हो। दूसरा यूटीआई का कि आप फुल यूरिन का एग्जामिनेशन करवाओ, अगर आपको इससे डाउट लग रहा है तो। ठीक है। तो अगर यूरिन का एग्जामिनेशन आपने करवाया तो उसमें पसल्स वगैरह अगर आ रहे हैं, मान लो आपके, या आरबीसी भी, जैसे ब्लड भी आने लग जाता है ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो यूरिन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर यूरिन में आपके इन्फेक्शन आती है और आपको बार बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको यूरिन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कल्चर टेस्ट कराना चाहिए, यूरिन का कल्चर। तो हम यूरिन के कल्चर में जो पैथोलॉजिस्ट है वो लैब में ग्रो करके देखेगा कि आपको किस तरह का बैक्टीरिया है। तो उसमें जैसे कि अपने डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्टली जब हम यूटीआई की बात करते हैं तो हम मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसके और भी कारण है, जैसे
फंगल इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है, और वायरल इन्फेक्शन जो कि रेयर होती है लेकिन वो भी एक कारण हो सकता है। तो कल्चर जब कराएंगे तो उसमें पता लगेगा किस तरह का ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है। और यूरिनरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा इकोलाई नाम का बैक्टीरिया ग्रो होता है, और वही सबसे ज्यादा जिद्दी बैक्टीरिया, मतलब कि वो पूरी दुनिया मर जाएगी लेकिन वो बैक्टीरिया जाता नहीं है कभी भी। तो वो एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक पेशेंट खाता जाता है, लेकिन वो इकोलाई इन्फेक्शन जो है वो जाती नहीं है। तो कल्चर से हमें पता लगेगा। लेकिन फिर से मैं कहता हूं आपको दोबारा से कि सिम्टम पे हम डिपेंड रहते हैं ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको यूटीआई तो है लेकिन उनके कल्चर में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ग्रो उतने सफिशिएंट मात्रा में उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने यूरिन दिया है कल्चर के लिए, उस टाइम पर्टिकुलर उस टाइम स्पैन के अंदर इतने ज्यादा बैक्टीरिया या जो भी हम सस्पेक्ट करते हैं वो सस्पेक्ट उतने नहीं थे कि उसको ग्रो करके हम साबित कर सकें कि जो बैक्टीरिया ने कॉलोनी बनाई है कि ये देखो ये बन गया है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कल्चर की रिपोर्ट में लिखा आता है कि नो ऑर्गेनिज्म सीन, स्टिल उनको बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। और अगर वो एलोपैथिकली ट्रीटमेंट कराते हैं लोग तो वो लोग एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं। अगर एंटीबायोटिक से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो दैट मीन्स कि वहां पे एक बैक्टीरिया है लेकिन हम उसको लैब में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेसिक टेस्ट है यूरिन का एग्जामिनेशन और कल्चर। लेकिन जिसको इन्फेक्शन है उसको इसके साथ में दूसरे और टेस्ट भी कराने चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट हमें कराने चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड तो जरूरी होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि जो इन्फेक्शन है वो किस वजह से है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है अंदर, कुछ गांठ वांठ या कुछ ऐसा तो नहीं पैदा हो गया जिससे कि यूरिन पास पूरा हो नहीं पा रहा, तो फिर पड़ा हुआ यूरिन जो है ना वो इन्फेक्शन कर रहा है। जैसे मेल के केसेस में हम बात करते हैं प्रोस्टेट की, लेकिन फीमेल के केसेस में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से कुछ सिस्ट वगैरह हो रहा है, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। ये बेसिक टेस्ट है जो आप इट सेल्फ जाकर के करा सकते हो। हालांकि जैसे सिस्टोस्कोपी वगैरह है और आगे की केसेस है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू गो टू द यूरोलॉजिस्ट। जैसे हम होम्योपैथिक डॉक्टर लोग भी सिस्टोस्कोपी नहीं करते हैं, तो आपको अगर ऐसे टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको पर्टिकुलरली उस स्पेशलिस्ट के पास में जाकर के टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड हो गया और किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, या ब्लड के अंदर अगर आपको अचानक से इन्फेक्शन हुआ है, बुखार उखार आ रहा है तो सीबीसी हो गया, और यूरिन टेस्ट हो गया, कल्चर वगैरह हो गया। ये सारे टेस्ट को आप इन पर्सन भी जाके किसी लैब पे आप करवा सकते हो बिना किसी डॉक्टर के, या डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट करके भी आप जा सकते हो, जो कि करानी चाहिए आपको, चाहे मेल है चाहे फीमेल है चाहे बच्चा है, किसी भी केस में। जी तो डॉक्टर साहब बाकी अब ये सब तो आपने एक्सप्लेन कर लिया, अब डाइट की भी बात कर लेते हैं। कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए और कौन से हेल्पफुल रहेंगे हाँ, यूटीआई के केसेस में? तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे भी, डाइट भी हमारी कंप्रोमाइज है आज के दिन, जिसकी वजह से बार बार हमें जो है ना प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवॉइड करने की। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसको आपने कभी नहीं छोड़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? बेसिक डाइट का कॉन्सेप्ट होता है कि एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए और सिंपल फूड खाना चाहिए। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब रही बात अवॉइड करने की, तो जो आपकी हाईली स्पाइसी फूड होते हैं, मसाला वसाला जो ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। क्योंकि जब आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हो तो आपकी यूरिन का पीएच चेंज होता है। जैसे ही यूरिन का पीएच चेंज हो जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया आप पे जो अटैक करता है वो तो तैयार ही बैठा है। जैसे मैंने चर्चा के शुरू में बताया कि जैसे हमारी क्लिनिक है, कहीं पे बैक्टीरिया तो मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया तो तैयार ही बैठे हैं अटैक करने के लिए। वो तो आप पे डिपेंड है कि आप उससे कितना लड़ पाते हो। तो ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं वो तो सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। जिसको ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी आ रखी है या उसको लगता है कि मुझे आ सकती है, तो आपको मसालेदार खाना अवॉइड करना है। उसके बाद में जैसे हाई शुगर वाला, हाई कार्ब वाला खाना है, वो भी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। तो जो हम मैदे की चीज खाते हैं, मैदा हो गया, पास्ता हो गया, ब्रेड हो गया आपका, और जैसे हाई फ्रक्टोज सिरप वाली चीजें होगी, बाजार में जो डब्बा बंद चीजें बिकती है कि ये जूस है, रेडीमेड जूस है, कि संतरे का जूस है, कि ये आपका आम पन्ना बिक रहा है बाजार में, तो जिनमें खूब चीनी डाली होती है, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो फास्ट एंड प्रोसेस्ड फूड आप कह सकते हो अवॉइड करना चाहिए। और
साल्ट भी इनटेक आपका लिमिटेड होना चाहिए और आपका मसालेदार खाना कम होना चाहिए। ये यूटीआई के लिए आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि खाना क्या चाहिए। तो जो इन्फेक्शन होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रोल होता है ना, जो कंट्रोल करने का, वो विटामिन सी का रोल रहता है। ठीक है, जो बार बार इन्फेक्शन होती है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल करें, विटामिन डी का भी अच्छा रोल है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड है वो ऐड करने चाहिए, जिसको बार बार इन्फेक्शन होती है, चाहे यूटीआई होती है, चाहे उसका बार बार गला खराब होता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी भी तरह की, तो आपको ऐड करना चाहिए विटामिन सी डाइट में। तो जैसे विटामिन सी के जो सोर्सेज है, लाइक संतरा वगैरह आप ज्यादा खाओ, लेमन वगैरह जैसे नींबू की स्पंजी जिसे बनाते हैं तो वो आप ले सकते हो ज्यादा, बिना चीनी वाली। ठीक है, बाकी जैसे शिमला मिर्च वगैरह में जैसे उसकी सब्जी खाते हैं मान लो, या एज ए सैलेड भी कुछ लोग यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा होता है। फिर जितनी भी बेरीज होती है उनके अंदर भी क्या है कि हमारा जो है ना वो विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। तो कुछ लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं बुक्स वगैरह में भी, क्रैनबेरी जो है ना वो आपको खानी चाहिए। लेकिन अब इंडिया में कितनी क्रैनबेरी कितने लोग खा पाएंगे, कितना जो आपको मिल पाएगा, कितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर पाएगी, उसको भी देखने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि आपको क्रैनबेरी खाओगे तभी आपको यूटीआई से राहत मिलेगी। जितनी भी टाइप की बेरीज होती है तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जो हमारे जो देसी बेर होते हैं, जो एक तो होते हैं जो हाइब्रिड बेर होते हैं बड़े, जिसमें मिठास ज्यादा होती है, मिठास नहीं, जो खट्टे मीठे वाले बेर होते हैं वो आपको काम कर सकते हैं इसके अंदर। फालसा जो आपका आता है वो आपका काम कर सकता है बेरीज में। ठीक है, बाकी अगर आप अफोर्ड करते हो, अवेलेबिलिटी है, तो जैसे ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज वगैरह ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है डाइट में। तो और अगर फिर भी कोई आप ये नहीं यूज कर पा रहे हो किसी भी वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, पॉकेट की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, तो आप मार्केट में अच्छे ब्रांड की कोई भी विटामिन सी की टैबलेट्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होती है तो आप 5 दिन 10 दिन के लिए दिन में 1 से 2 गोली आप दिन में चूज सकते हो विटामिन सी की। विटामिन सी की जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत बड़े लेवल पे जाके होती है, यानी कि आप एटलीस्ट 100 गोली जो बाजार में बिकती है, अगर आप 100 गोली रोज की खाओगे तब जाकर के आपको टॉक्सिसिटी होगी। तो 5-7 गोली भी आप बात करते करते दिन में खा जाओगे एक दिन में, तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी आज के दिन। तो आप दिन में 2-3 गोली रोजाना हफ्ते 10 दिन के लिए यूज कर सकते हो विटामिन सी की, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो उससे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल रहने की संभावना है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप अगर हल्का फुल्का रह आप बचाव करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे तो 5 दिन 10 दिन हो जाता है, तो आप फ्रीक्वेंटली यूज ना करके बीच बीच में विटामिन सी की टैबलेट भी आप ले सकते हो। डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि होम्योपैथी इसमें यूटीआई में कैसे हेल्प करती है। देखिए, होम्योपैथी का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। जो लोग होम्योपैथी को पहले से यूज कर रहे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन नहीं यूज करें उनके लिए मैं बता देता हूँ। होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं, हम 3 सिरे पकड़ते हैं। सबसे पहला सिरा तो ये पकड़ते हैं कि भी पेशेंट आता है उसकी बीमारी क्या है, यानी कि वो अपने सिम्टम्स को किस बात बोल करके एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, भी मुझे क्या फील हो रहा है, वो तो उसकी भाषा होगी। दूसरा हम उसका सिरा पकड़ते हैं कि वो एज ए पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, उसका बोलने चलने का तरीका क्या है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, उससे उसका इनर मैन जिसको हम लोग कहते हैं कि वो हम उसका पकड़ते हैं। और तीसरा सिरा हम होम्योपैथिकली पकड़ेंगे कि डाइट वाइट उसकी क्या है। हम तीनों सिरों को जब मिलाएंगे तब हमें एक पिक्चर पता लगेगी हम इस पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं, होम्योपैथिक कैसे हेल्प करेगी, उस पर आते हैं बात को। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, जैसे मैंने बताया कि तीनों सिरों को पकड़ के हम काम करेंगे। तो जब आपका जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो रखा है, वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन आप ट्रीटमेंट अगर रेगुलर अंडर डॉक्टर सुपरविजन अगर आप लेते हो, तो आपका इनर मैन जब हील हो जाता है, यानी कि आपके बॉडी का बेसिक आपका जब ठीक हो जाता है, तो आप इजीली बीमारियों से लड़ने लग जाते हो और आप इजीली ठीक हो जाते हो। ठीक है, और अगर आपको बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, नहीं है तो आपके होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। जो बार बार अटैक करता है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो होम्योपैथिकली परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो तो ये है कि हम ये ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिकली। फिर जैसे अगर आपको अक्यूट में प्रॉब्लम हो रखी है आज के दिन, जैसे किसी को प्रॉब्लम, वो सोचेगा यार होम्योपैथिक तो जड़ से मिटाने के लिए है, जड़ तो मैं बाद में काटूंगा, पेड़ तो पहले काटूं मैं।
उसके लिए भी होम्योपैथिकली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जितनी की हम लोग दूसरे एंटीबायोटिक वगैरह या दूसरे तरीके अपनाते हैं, उतने ही फ्रीक्वेंसी, उतनी ही फास्ट स्पीड से आपकी होम्योपैथिक भी हेल्प कर सकती है। इवन कि हमारे होम्योपैथिक में भी बेरीज से बनी हुई मेडिसिन होती है। हमारे होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करने की भी कैपेबिलिटी है। हम इनर मैन को एक बार साइड में रख करके सिर्फ और सिर्फ उसके यूटीआई पे फोकस करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, ये इन्फेक्शन है, यूरिन में ब्लड आ रहा है और ये इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, तो हम उतने ही पार्ट को फोकस करके भी उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसी तरह के रिजल्ट मिलने के चांसेस है जिस तरह के रिजल्ट आपको एलोपैथिकली एंटीबायोटिक खाने से मिलते हैं। यानी कि दोनों तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये नहीं है कि पहले एंटीबायोटिक वाला इलाज करा लूं, एक बार ठीक हो जाऊं, फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास में जाऊंगा, उसको कहूंगा अब भाई तू जड़ काट दे। तो वो दोनों ही तरीके से आपकी होम्योपैथिकली हेल्प कर सकती है। लेकिन जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है, इसलिए जो है वो दोनों तीनों तरीके से इलाज करना पड़ेगा। डाइट का भी आपको देखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी आपको अक्यूट का भी लेना पड़ेगा। और आपका क्रोनिक बार बार हो रहा है तो आपका क्रोनिक क्यों हो रहा है, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, उसको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सेशन रहा। अब कुछ जी क्वेश्चंस है डॉक्टर साहब, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे हाँ व्यूअर्स के हाँ हैं। जी दिनेश जी जी है कोई, दिनेश जी 7840, उन्होंने लिखा है जी कि जी मुझे यूरिन की समस्या है, कुछ समय से थोड़ी देर बाद प्रेशर तेज बनता है, लेकिन यूरिन आता थोड़ा ही है, और कई बार यूरिन पास करते समय या बाद में जलन भी होती है। जी। तो इनका क्वेश्चन मेरे पास भी पहुंचा था, मेरे आईडी पे भी। इनकी एज जिस हिसाब से है तो इनको, मुझे ऐसा लगता है कि इनको प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है। तो इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना एक तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए अब्डोमेन का। दूसरा, इनको क्या करना चाहिए कि यूरिन की जांच करानी चाहिए पूरी, जिसको हम लोग लेबोरेटरी वाले कंप्लीट यूरिन एनालिसिस बोलते हैं, वो कराना चाहिए। और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। ये 3 टेस्ट से हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि यूरिन इन्फेक्शन होने का जो सिम्टम आ रहे हैं, इनके क्या वो प्रोस्टेट से रिलेटेड है या यूटीआई से रिलेटेड है। अगर है तो उसको कैसे करना, वो बात की बात। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या होम्योपैथी से, जैसा अभी वैसे तो आपने बताया है कि करंट वाला जो होगा फेज एक्यूट वो भी ठीक हो जाएगा और क्रोनिक भी ठीक हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन है कि इसमें टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा या एक परमानेंट रिलीफ आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मिल जाएगा? देखो वो डिपेंड करता है ना कि आप एज ए डॉक्टर अगर देखें तो डिपेंड करता है कि मैंने अप्रोच कैसे किया है केस को। एज ए पेशेंट उस पर डिपेंड करता है कि वो होम्योपैथी को अप्रोच कैसे करता है। वो होम्योपैथी डॉक्टर से परमानेंट सोल्यूशन चाह रहा है, या वो यूट्यूब पे कोई दवाई का नाम देख करके टेम्पररी सोल्यूशन चाह रहा है, या होम्योपैथी डॉक्टर से भी वो टेम्पररी चाह रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेम्पररी चाहने वाले भी केसेस आते हैं। लाइक हमारा कोई पेशेंट है जी, मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली से चल रहा है, मेरा उस डॉक्टर से इस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम एज ए होम्योपैथ मानते हैं कि भाई आपका यूट्रस में प्रॉब्लम है, या किसी वुमन के ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, या किसी की स्किन की प्रॉब्लम है और साथ में उसको यूटीआई की प्रॉब्लम है, या यूटीआई प्लस अर्थराइटिस है, हम उसको एज ए कॉम्बो देखेंगे। ठीक है, उस हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे ताकि उसका इरेडिकेट हो कंप्लीटली, परमानेंटली। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे मेरा अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट तो फलाने डॉक्टर से फलाने शहर से चल रहा है, वो मुझे नहीं लाना। अब मुझे बीच में यूटीआई की प्रॉब्लम पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है, उसका आप थोड़ा एक बार मुझे सॉल्यूशन दे दो। बाकी डॉक्टर साहब है जी, वो वीकली विजिट करते हैं श्री गंगानगर में, या हम उन डॉक्टर साहब के पास महीने 2 महीने में दिखाने जाते हैं, तब वो जाएंगे, तब उनसे डिस्कस कर लेंगे हम। तो कई बार पेशेंट की भी अप्रोच यही होती है कि हमें टेम्पररी सोल्यूशन दे दो, और कई बार डॉक्टर की भी अप्रोच यही होती है कि टेम्पररी सोल्यूशन दे दो। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट को क्या चाहिए, डॉक्टर क्या चाहता है। होम्योपैथिक में परमानेंट भी सोल्यूशन मिल सकता है आपको, टेम्परेरी की अगर नीड है किसी की, जाहिर सी बात है कि 2 तरह के ट्रीटमेंट बीच में मतलब कंफ्लिक्ट नहीं करने चाहिए। अगर किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आप सारा ट्रीटमेंट हमारे से चलाओ, लेकिन मीनवाइल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको यूटीआई आ गया, उसको टेम्परेरी लीव चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं होम्योपैथिक से। डिपेंड करता है केस पे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। तो मैं चाहूंगी कि अब हम इसको सेशन को खत्म करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो हमारे लाइव में बाद में भी आ सकते हैं,
तो आपसे रिक्वेस्ट हाँ करूंगी कि बिल्कुल उन सबका बिल्कुल आप आंसर जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी चलिए, थैंक यू और थैंक इसके यू अलावा मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ, सब फ्रेशर्स हैं या होम्योपैथ हैं, मतलब काफी टाइम से एक्सपीरियंस्ड है, वो सब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगले लाइव सेशन में जी आने के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, जी जी थैंक यू थैंक वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर जगत, थैंक यू। यू ओके, बाय बाय। ठीक है।